हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं भाग 4 कह रह गया है जिसमें मौलिक कर्तव्य वर्णन। उसमें कुछ खास है नहीं, मैं वो आपको बाद में बता दूंगा। भाग 5 में है संघ। संघ कहाँ से कहाँ तक है? भाग 5 आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक है। कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक है। अब हमने बचपन से सुना है कि हमारे संघ के, हमारे संविधान के 4 स्तंभ है, जिसमें चौथा स्तंभ सबको पता होता है मीडिया। आज वो 3 स्तंभ और सुन लीजिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है कार्यपालिका, दूसरा होता है विधायिका, तीसरा होता है न्यायपालिका। और मीडिया वैसे कोई स्तंभ नहीं है, इसका किसी चीज़ में कोई वर्णन नहीं है, ठीक है। संविधान में कहीं भी मीडिया वर्णन नहीं है। कार्यपालिका आर्टिकल 52 से 78 तक है, वहीं विधायिका आर्टिकल 79 से 103 तक है, और न्यायपालिका आर्टिकल 124 से 146 तक है। आप सोचेंगे 103 से 124 के बीच के आर्टिकल कहाँ गए? ये जो 4 प्रकार के विधेयक है ना, उनसे संबंधित हैं, ये इसके बीच में ही मैं आपको करवा दूंगा। अब कार्यपालिका आर्टिकल 52 से 78 तक है। कार्यपालिका में क्या क्या सम्मिलित होता है? सबसे पहले राष्ट्रपति आर्टिकल 52 से 62 तक, फिर उपराष्ट्रपति 63 से 71 तक, फिर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आती है जो आर्टिकल 74-75 में है, और महान्यायवादी का वर्णन आर्टिकल 76 में है। हम एक एक करके इनको आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम राष्ट्रपति को पढ़ते हैं जो आर्टिकल 52 से 62 तक है। राष्ट्रपति आर्टिकल 52 से 62 तक। अब इसके लिए क्या एक ट्रिक है, ये पकानी कोका द्वयोदशम। क्या है? पकानी कोका द्वयोदशम। पैसे होता है, पे आएगा तो राष्ट्रपति का पद 52, ऐसे जैसे 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, ऐसे ये यहाँ तक है। आर्टिकल 52 में पैसे, राष्ट्रपति का पद। का से क्या होता है? कार्यपालिका का प्रधान, आर्टिकल 53 में है। 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 में क्या है? कोटा। ये कोटा का क्या सिस्टम होता है? जैसे एक चुनाव की पद्धति होती है, समानुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति, और उसमें उसको ऐसे कोटा ही बोला जाता है, या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं निर्वाचन की विधि किस में है? आर्टिकल 55 में है, ठीक है। फिर का से आता है कार्यकाल, आर्टिकल 56 में। दोबारा निर्वाचन या पुनर्निर्वाचन, आर्टिकल 57 में। यो से होती है योग्यता, आर्टिकल 58 में। द से होता है दशाएं या शर्तें, दशाएं या शर्तें, आर्टिकल 59 में। से होता है शपथ, आर्टिकल 60 में। मैं से होता है महाभियोग, आर्टिकल 61 में। तो मैंने आपको बताया पकानी कोका द्वयोदशम, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। पैसे राष्ट्रपति का पद 52। 53 में कार्यपालिका का प्रधान। नीसी निर्वाचन, आर्टिकल 54। कोसी आप याद रखना, कोटा वैसे निर्वाचन की विधि, आपके पेपर में निर्वाचन की विधि पूछी जाएगी, आर्टिकल 55। काशी कार्यकाल, आर्टिकल 56। दू से दोबारा निर्वाचन या पुनर्निर्वाचन, आर्टिकल 57। यो से योग्यता, आर्टिकल 58। द से दशाएं, आर्टिकल 59। से शपथ, आर्टिकल 60। मैं से महाभियोग, आर्टिकल 61। अब हम एक एक करके इन आर्टिकलों को फटाफट देख लेते हैं। आर्टिकल 52 राष्ट्रपति का पद है, ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। आर्टिकल 53 में क्या कहता है? राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान। कार्यपालिका ये हो गई जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी सभी होते हैं। कार्यपालिका वो आप एक प्रकार से जो सरकार होती है ना, वही समझ लो, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये सरकार में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये कार्यपालिका का प्रधान होता है। अर्थात विधि के अनुसार, मतलब कानून के अनुसार तो कार्यपालिका की सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं, लेकिन वास्तविक तौर पर आपको पता है प्रधान कौन होता है? पीएम। पीएम के अनुमोदन पर राष्ट्रपति सारे कार्य करता है, ठीक है। राष्ट्रपति का पद किससे प्रेरित है? ब्रिटिश क्राउन, जो वहाँ के महारानी है, जो महाराज है इंग्लैंड का, उससे प्रेरित है। और पीएम का पद किससे प्रेरित है? यूएसए के प्रेसिडेंट। यूएसए में जैसे राष्ट्रपति कार्य करता है, वैसे हमारा पीएम कार्य करता है, हमारा राष्ट्रपति उसी प्रकार कार्य करता है जैसे ब्रिटिश क्राउन कार्य करता है, ठीक है। अब देखते हैं हम आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में क्या है? नीसी निर्वाचन। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन यूएसए से ही लिया गया है, राष्ट्रपति का पद भी यूएसए से लिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन भी यूएसए से लिया गया है। अब जो ये राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव वो होता है जिसमें हम डायरेक्टली भाग लेते हैं, और अप्रत्यक्ष चुनाव वो होता है जिसमें हमारे मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होता है। इसके निर्वाचक मंडल में होता कौन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्यों की विधानसभा। लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्यों की विधानसभा। और 17वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कहने का मतलब ये है निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्यों की विधानसभा भाग लेते हैं। और इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा को भी सम्मिलित कर दिया गया। कब? 17वां संविधान संशोधन कर 1992 में। और इसके अलावा क्या चाहिए? राष्ट्रपति के निर्वाचन का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। जमानत राशि होती है 15,000। अगर आपको 1/6 वोट नहीं मिले तो आपकी 15,000 जमानत राशि जब्त हो जाएगी। चलो अब हम
आर्टिकल 55 में मैंने आपको बताया था कोटा, या आप याद रखिए निर्वाचन की विधि। राष्ट्रपति की निर्वाचन की विधि आयरलैंड से ली गई। आप याद रखिए राष्ट्रपति का पद होता है आर्टिकल 52 में। और आर्टिकल 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, वो भी यूएसए से लिया गया है। निर्वाचन का मतलब उसमें कौन कौन शामिल होगा, और जिस मेथड से इलेक्शन होगा ना राष्ट्रपति का, उसे बोलेंगे राष्ट्रपति की निर्वाचन की विधि, वो ली गई है आयरलैंड से। एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली, इसका आप नाम याद रखेंगे, पेपर में सीधे यही पूछी जाती है और इससे फालतू आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आएगा आर्टिकल 56। फिर आया था हमारा का से कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष तक होता है, और ये त्यागपत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। आप याद रखिएगा राष्ट्र हमेशा शपथ दिलाता है उससे बड़े वाला या उसके बराबर वाला, और जो त्यागपत्र दिया जाता है या उसके बराबर है या उससे छोटा है उसको। तो राष्ट्रपति से छोटा कौन है, उपराष्ट्रपति, तो उसको त्यागपत्र कौन देगा, राष्ट्रपति। आर्टिकल 57, ये मैंने बताया था दोबारा निर्वाचन या पुनर्निर्वाचन। द्वयोदशम, दोबारा निर्वाचन, से दोबारा निर्वाचन, तो पुनर्निर्वाचन का प्रावधान किस में है, आर्टिकल 57 में। आर्टिकल 58 में क्या है, यो से क्या है, योग्यता। यो से क्या है, योग्यता, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता। भारत का नागरिक होना चाहिए, नॉर्मल सी बात है, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, आप सभी को पता है। योग्यता में मेनली तो होती है ये उम्र, याद रखना, राष्ट्रपति के लिए उम्र कितनी होती है, कम से कम 35 साल। और यह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा सदस्य के बनने की योग्यता रखता हो। अब आता है आर्टिकल 59, ये फिर क्या है, दशम। दैसी क्या है, दशाएं। राष्ट्रपति कार्यालय की दशाएं बोल दो या शर्तें बोल दो। राष्ट्रपति कार्यालय सदैव एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या सुप्रीम कोर्ट के नज़दीक होना चाहिए। और हमारा जो राष्ट्रपति कार्यालय है वो एनसीआर और सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा राष्ट्रपति भवन है वो दिल्ली में है और सुप्रीम कोर्ट के नज़दीक भी है। तो ये हमारी दोनों कंडीशन पूरी होती हैं। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। मेनली तो आपको देखो, कोई भी मैंने बताया ना, वो पहली हेडिंग जो लाइन लिख रखी है वही याद रखनी है, जो ट्रिक बताइए वही याद रखनी है, वहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पता होना चाहिए। लाभ के पद पर नए हो, लाभ का पद क्या होता है, सरकारी अवसर, सरकारी पद पर नए हो, जैसे मंत्री हो गए और ये हो गए ना, ये जनसेवक होते हैं, लाभ के पद पर नहीं होती। और राष्ट्रपति की, आपको पता है, किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों में कटौती नहीं की जाएगी। एक नोट है छोटा सा, आर्टिकल 60 और 61। फिर था ये द स में स से क्या थी, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, इसके बराबर होगा या इससे ऊंचा होगा। राष्ट्रपति से ऊंचा कोई नहीं होता, लेकिन इसके बराबर कह सकते हैं हम, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, वो इसको शपथ दिलाएगा। 61 पर क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग कहाँ लाया जाता है, कौन से भी सदन में लाया जा सकता है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व इसकी सूचना दे दी जाएगी। किसको, महाभियोग की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले दे दी जाएगी। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास हो गया तो यह पास माना जाएगा और राष्ट्रपति को अपना पद रिक्त करना होगा। और वकालत इसकी कौन, राष्ट्रपति की वकालत कौन करेगा, भारत का महान्याय। आर्टिकल 62 में क्या कहता है, राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त हो जाता है तो उसे 6 महीने के अंदर बढ़ जाना चाहिए। 6 महीने तक जो उपराष्ट्रपति होगा ना, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य करेगा। और उपराष्ट्रपति के पद पर कौन आ जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अब कुछ राष्ट्रपति की शक्तियाँ, सबसे पहले न्यायिक शक्ति है, ये अनुच्छेद 72 में है। किस में है, अनुच्छेद 72 में है, आप सबको ईजिली याद ही होगी, ये अनुच्छेद 72 में है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति गृह मंत्रालय से सलाह लेकर और किसी भी प्रकार की सजा को माफ़ कर सकता है। किसकी, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति गृह मंत्रालय से सलाह लेता है। आप ये बात याद रखेंगे, ठीक है। अब इसमें 5 प्रकार, वैसे तो 4 प्रकार है, 5वां प्रकार जोड़ दिया गया है, लेकिन 4 ही प्रकार है मेन तो, जिसमें राष्ट्रपति समा, लघुकरण, प्रतिहार, प्रलंबन, विराम। समा से आपको पता ही चल रहा है, राष्ट्रपति किसी सज़ा को पूर्णतः समाप्त कर दे। लघुकरण में क्या होता है, जो सज़ा का नेचर होता है ना, उसे चेंज कर देता है, लेकिन टाइम सेम रखता है। जैसे 10 साल का कठोर कारावास हो गया, उसको साधारण कारावास में बदल देगा। या मृत्यु की सज़ा हो गई ना, उसे आजीवन कारावास में बदल देगा। तो मृत्यु की सज़ा से आजीवन कारावास कर दिया, नेचर तो चेंज कर दिया, लेकिन टाइम तो उसी सारी ज़िंदगी अपनी मतलब अपनी भी सारी ज़िंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी। तो फिर आता है प्रतिहार। प्रतिहार में क्या होता है, इसका उल्टा है, उल्टा होता है। नेचर तो सेम रखता है राष्ट्रपति, जो सज़ा का नेचर उसी सेम रखता है, लेकिन टाइम क्या कर देता है, चेंज कर देता है। जैसे 10 साल का कठोर कारावास है, उसे 5 साल के कठोर साधारण कारावास, सॉरी 1 मिनट
सॉरी, ये थोड़ा लिखते टाइम थोड़ी गलती हो गई थी। 10 साल के कठोर कारावास को 5 साल का कठोर कारावास में, इसमें टाइम तो कम कर दिया, लेकिन जो नेचर है कठोर कारावास का वो वहीं रखा गया। फिर आता है प्रतिलंबन। प्रतिलंबन से आपको पता चल, लंबन, लंबन मतलब देरी करना। राष्ट्रपति द्वारा फांसी की सज़ा को कुछ समय के लिए रोकना। राष्ट्रपति क्या करता है, फांसी की सज़ा को कुछ समय के लिए रोक देता है ताकि कैदी अपनी जो दया याचिका या जो क्षमा याचना है उसकी अपील कर सके। फिर आता है विराम। अगर खराब स्वास्थ्य के कारण, आपको बताया जैसे खराब स्वास्थ्य के कारण कई बार क्या होता है कि राष्ट्रपति उसको, जो कैदी होता है उसको कुछ समय के लिए रिलीफ दे देता है, तो उसे बोलते हैं विराम, जब खराब स्वास्थ्य के कारण सज़ा पर कुछ समय के लिए विराम। ठीक है। अब आते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। ये 3 प्रकार की राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं, और इन शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है, अपने मन से नहीं कर सकता है। अगर राष्ट्रपति ने अपने मन से इन शक्तियों का उपयोग किया तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अब आता है आर्टिकल 352। युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, के कारण लगाया गया आपातकाल। अब जब इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन अली अहमद को कहकर 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लगा दिया था, तब 44वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ये शब्द जोड़े गए थे ताकि कोई ऐसे आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल न लगा दे। युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपातकाल। अब आते हैं 2 आर्टिकल, आर्टिकल 358, आर्टिकल 359। आर्टिकल 352 जैसे एक्टिवेट होगा ना, तो ये दोनों अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे। आर्टिकल 358 सबसे पहले अपने आप लागू हो जाएगा। इसमें क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार स्थगित कर दिया जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार में आपको पता है 19, 20, 21, 22 होता है। ठीक है। जो 19 होता है, बोलने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, उसको रोक दिया जाएगा। फिर 359 भी लागू हो जाता है। वो क्या कहता है, 20, 21 को छोड़कर, स्वतंत्रता के अधिकार में 20, 21 को छोड़कर मैंने आपको बताया था सभी मूल अधिकारों को स्थगित करने का अधिकार है किसके पास, राष्ट्र। आपको पता है राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में भारत चीन युद्ध के समय लगा था, 1971 में भारत पाक युद्ध के समय लगा था, और 1935 में फखरुद्दीन अली अहमद ने आंतरिक शांति के नाम पर आपातकाल लगाया था। अब आता है आर्टिकल 356। अगर राज्य में सरकार जो संविधान का पालन करती है, और अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राज्यपाल सिफारिश कर देगा किसको, राष्ट्रपति को, कि वो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दे। और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कौन होगा उस टाइम पर, राज्यपाल होगा, जो राज्य का संविधान, राज्य की कार्यपालिका के रूप में कार्य करेगा। पहली बार ये पंजाब में लगा था 1952 में। फिर आता है आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल। ये यूएसए से लिया गया। कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया वित्तीय आपातकाल। मिनिमम ड्यूरेशन कितनी होती है इसकी, 2 मंथ होती है। ठीक है। अब ये कुछ बातें हैं। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल। सबसे पहले पता है क्या होता है, इन तीनों जो आपातकाल है ना, इनमें सबसे पहले जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद समझ लो अब हाल फिलहाल गए मोदी सरकार, उसका कैबिनेट, वो राष्ट्रपति को अनुमोदन दे देगा और इनमें से कोई भी आपातकाल लगवा देगा। ठीक है। फिर 30 दिन के भीतर तो राष्ट्रीय आपातकाल को, राष्ट्रपति शासन को 60 दिन के भीतर, और वित्तीय आपातकाल को भी 60 दिन के भीतर। संसद के दोनों सदन, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, इसमें विपक्ष के भी व्यक्ति होंगे, उनसे अनुमोदन लेना अनिवार्य है, मतलब उनका बहुमत भी प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है, खारिज हो जाएंगे। समझ गए आप। अब आते हैं विधायी शक्तियाँ। आर्टिकल 79 में क्या कहता है, संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा में राज्यसभा। संसद के सदन 2 होते हैं, अंग 3 होते हैं। संसद के 2 सदन कौन से होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। अंग हो गए 3, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। ये आर्टिकल 79 में कहा गया है। अब आर्टिकल आता है 85। आर्टिकल 85 क्या कहता है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को बुलाता है। बुलाना मतलब आह्वान करना, सत्रावसान करना। सत्र होते हैं जिसका जो अब मैं बताऊंगा, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, इनको आगे स्थगित कर देना और भंग करना। ये सभी काम राष्ट्रपति आर्टिकल 85 के तहत करता है। 3 ही सत्र होते हैं। सबसे पहला बजट सत्र होता है, फिर मानसून सत्र होता है जो अब चल रहा है, फिर शीतकालीन सत्र होता है। ठीक है। 2 सत्रों के बीच की अधिकतम अवधि कितनी होती है, 6 माह होती है। जो मैंने आपको आर्टिकल 85 बताया है, उसमें राष्ट्रपति सत्र बुलाता है, आह्वान करता है, भंग करता है। ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर ये कार्य करता है। मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये सभी कार्य प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 86 क्या कहता है, संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति 3 ही बार संसद में अभिभाषण करता है। एक तो कोई भी बजट सत्र की शुरुआत होगी हर साल, तब राष्ट्रपति भाषण देगा संसद में आकर। दूसरा होगा नई सरकार का प्रथम स्तर। अब नई सरकार बनेगी, बनते ही वो बजट स्तर पेश करेगी तो अभिभाषण करेगा। तीसरा होता है विशेष अभिभाषण। ये राष्ट्रपति, पहले आप सुनिए, संयुक्त अधिवेशन। आर्टिकल 108 क्या है, अब जैसे सोच लो हरियाणा में और राजस्थान में 108 से एम्बुलेंस आती है। अब कोई बच्चा है वो छत से गिर जाता है, तो चाहे परिवार वालों में कितना भी वाद विवाद हो, तो 108 पर फ़ोन मिलाकर वो एक एम्बुलेंस में बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में जाएंगे। तो 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन में विशेष अभिभाषण।
संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत है, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। अध्यक्षता करता है इसका लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि लोकसभा आपको पता है बड़ी होती है और जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। यह धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं बुलाया जा सकता। 4 प्रकार के विधेयक होते हैं, ये मैं आपको जब विधेयक पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, तो आप याद रखिएगा। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं बुलाया जा सकता। आज तक 3 बार यह आया है। 1961 में दहेज प्रतिबंध विधेयक, जब राजेंद्र प्रसाद कौन थे, राष्ट्रपति थे। 1978 में बैंक सेवा आयोग, जब नीलम संजीव रेड्डी हमारे राष्ट्रपति थे। और 2002 में आतंकवादी विरोधी विधेयक, APJ अब्दुल कलाम उस टाइम पे हमारे राष्ट्रपति थे। तो एक संयुक्त अधिवेशन में अगर राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण करता है तो वो आर्टिकल 87 के तहत करता है। तो 3 बार राष्ट्रपति अभिभाषण करता है। आर्टिकल 86 में तो 2 ही बार करता है, बजट सत्र की शुरुआत में नई सरकार के गठन पर। और आर्टिकल 87 में संयुक्त अधिवेशन में जो राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाया गया है, उसमें जो विशेष अभिभाषण करेगा वो आर्टिकल 87 के तहत करेगा। अब आते हैं वीटो पावर। वीटो पावर राष्ट्रपति के प्रकार तीन प्रकार के होते हैं: अत्यंतकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो, JP वीटो। जो ये अत्यंतकारी वीटो होती है ना, ये क्या होती है? राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आता है, राष्ट्रपति आते ही उसे मना कर देगा, उसे अत्यंतकारी वीटो कहते हैं। लेकिन हाल फिलहाल इसका ये प्रचलन समाप्त हो चुका है। फिर आती है निलंबनकारी वीटो। ये निलंबनकारी वीटो क्या होता है? राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आएगा तो राष्ट्रपति उसे एक बार पुनर्निर्वाचन के लिए लौटा देगा। फिर आते हैं JP वीटो। JP वीटो क्या होती है? जब विधेयक राष्ट्रपति उस पर ना ही तो हामी बढ़ता है और ना ही कोई अपना पुनर्निर्वाचन पुनर्विचार के लिए लौटाता है। तो ये क्या होती है? JP वीटो मतलब जेब में रख लेना, कोई भी विधेयक है उसको अपने पास, इसे कहते हैं। ये सिंपल सा याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने लिख दिया था 111 आर्टिकल 111 में। 1985 में डाक विधेयक पर जब हमारे राष्ट्रपति थे सरदार ज्ञानी जैल सिंह, उनके द्वारा JP वीटो का प्रयोग किया गया था। अब आता है आर्टिकल 123 1, 2, 3। आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अगर संसद का कोई भी स्तर नहीं चल रहा हो, ना ही लोकसभा हो ना ही राज्यसभा हो, तो राष्ट्रपति कोई ऐसा मुद्दा आ जाए जिस पर कोई ना कोई बिल या कोई ना कोई कानून बनाना अनिवार्य हो जाए, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। इसकी वैसे मैक्सिमम वैलिडिटी आज तक पेपर में आया है वो 6 मंथ है, लेकिन रियल में इसकी मैक्सिमम वैलिडिटी 6 मंथ प्लस में 6 वीक, क्योंकि आपको पता है 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है। मान लो एक सत्र बजट सत्र चल रहा था, वो खत्म हो गया और अब अगला स्तर आएगा, कौन सा? मानसून सत्र, वो 6 माह के बाद आया, तो तब तक इस अध्यादेश ये चलता रहेगा 6 महीने तक। और जैसे ही मानसून सत्र आया उसके 6 हफ्तों के भीतर अगर संसद ने इसको अनुमोदित कर दिया, मतलब इस पर हामी भर दी, तो एक कानून बन जाएगा, वरना 6 महीनों के अंदर अपने आप डिजोल्व हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैलिडिटी होती है इसकी 6 मंथ प्लस 6 वीक। अब आता है आर्टिकल 143 राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने का अधिकार। अब आपको पता है 143 का मतलब होता है आई लव यू। तो राष्ट्रपति का दोस्त कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसा कोई मामला होता है तो हम हमारे दोस्त से सलाह लेते हैं, तो राष्ट्रपति किससे सलाह लेगा? मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा। और आप ये बात याद रखिएगा कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। और राष्ट्रपति सैन्य बलों का प्रमुख बोल दो, सर्वोच्च कमांडर बोल दो, या राष्ट्रपति सैन्य बलों का अध्यक्ष होता है। कोई भी सैनिक कार्रवाई होती है वो पहले राष्ट्रपति का अनुमोदन लेकर होती है। राष्ट्रपति द्वारा युद्ध स्टार्ट करना या युद्ध को रोकना राष्ट्रपति के द्वारा ही उसकी घोषणा की जाती है। प्रशासनिक शक्तियाँ क्या क्या है राष्ट्रपति के पास, ये यहाँ पर शक्तियाँ पूरी हो जाएंगे। आर्टिकल 77 के तहत संघ की कार्यपालिका, जैसे मंत्रिपरिषद होगी, कितने भी कार्य करेगी वो राष्ट्रपति के नाम से करेगी, क्योंकि आपको पता है भारत अगर किसी विदेश के साथ कोई मामला, विदेशियों के साथ अगर कोई हमें एग्रीमेंट साइन करना है, तो भारत कोई चीज़ है नहीं, भारत कुछ है ही नहीं, तो किसके नाम से ये काम होगा? राष्ट्रपति के नाम से। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। कुछ पदाधिकारी हैं, ये बार प्रश्न या आप ऐसे देखेंगे 2-3 बार आपको आराम से याद हो जाएंगे। PM, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, ये सभी एक व्यक्ति हैं। इस साइड सारे आयोग हैं। PM, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, राजदूत, केंद्रीय सचिव। केंद्रीय सचिव क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। भारत के सैन्य बलों के प्रमुख, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी। अब ये तो हो गए एक व्यक्ति। अब ये हो गई पूरा आयोग। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य, UPSC आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। तो अब हमारा राष्ट्रपति लगभग पूरा हो चुका है। अब बस इसमें बचे हैं और जो हमारे आज तक राष्ट्रपति रहे उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं वो हम कल कर लेंगे। चलो आज के लिए इतना ही।